कैरेक्टर्स, सी स्ट्रिंग्स एंड मोर अबाउट द स्ट्रिंग क्लास इसका टाइटल है। सो सबसे पहले इसको सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं, टॉपिक्स को कवर करते हैं। कैरेक्टर टेस्टिंग के पहले चंद एक फंक्शन इसने बताए हैं। अब ये फंक्शंस क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह के यूटिलिटी फंक्शन हैं और इनके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल सीसी टाइप इंक्लूड करनी पड़ेगी। और पहला फंक्शन जो उसने यहाँ पे इलस्ट्रेट करके दिखाया है वो है इस अपर का। तो इस अपर लाइब्रेरी फंक्शन है आपकी सीसी टाइप हेडर फाइल के अंदर। तो इस अपर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को, लेटर इज अ कैरेक्टर वेरिएबल, कि वो अपर केस अल्फ़ाबेट है या नहीं है। तो इफ़ द पैरामीटर टू दिस फंक्शन इज एन अपर केस अल्फ़ाबेट तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न वैल्यू को चेक करके आप एक इफ स्टेटमेंट में या उसको बूल में स्टोर करके आप उसको इफ एल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं और स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जैसा उसने यहाँ पे प्रिंट कराई है करा सकते हैं। इसी तरह ये एक फंक्शन इज लोअर भी है। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन जो कैरेक्टर टेस्टिंग के आपके पास अवेलेबल है सीसी टाइप की हेडर फाइल के अंदर, वो यहाँ पे उसमें सारे टेबल 10.1 के अंदर लिस्ट डाउन कर लिए हैं। देयर आर टोटल 8 फंक्शंस। इस अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू का मतलब है कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपने उसको यानी कि इक्वल टू 1 ज़रूरी नहीं कि चेक करें, आपने यही चेक करना है कि इफ़ इस अपर दैट इज़ इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू। हमने बात की थी कि आपकी कोई भी एक्सप्रेशन C++ में अगर उसकी वैल्यू 0 है तो दैट इज़ कंसिडर्ड फॉल्स, और अगर उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो दैट इज़ कंसिडर्ड ट्रू। तो आपने इसको डायरेक्टली 1 के बराबर इक्वेट नहीं करना, जिस तरह के उसने भी यहाँ पे नहीं किया है। तो आपने उसको डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट में लगा लेना है, या आपने उसको बूल वेरिएबल के अंदर सेव कर लेना है और बाद में उस बूल वेरिएबल को चेक कर लेना है। एक एग्जांपल हम भी यहाँ पे करके देख लेते हैं कि मैंने ऊपर ये सीसी टाइप हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। इन फंक्शंस को कैरेक्टर टेस्टिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल CH बना रहा हूँ। तो लेट्स सपोज सेव करते हैं स्मॉल z। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ इज दिस अ लोअर केस अल्फ़ाबेट और नॉट। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा इफ़ कंडीशन कुछ इस तरह से लगाऊंगा, इज़ लोअर का फंक्शन मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और CH इसका पैरामीटर है। तो इफ़ इज़ लोअर CH यानी कि ये वाली फंक्शन कॉल अगर ट्रू रिटर्न करेगी, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगी, तो इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो आई विल प्रिंट द मैसेज it is a lowercase alphabet, else I will print not a lowercase alphabet। तो इसको भी चलाएं। हमने चूँकि एक लोअर केस अल्फ़ाबेट सेव किया है तो ये वाला मैसेज, इफ वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए। एज यू कैन सी वो लोअर केस अल्फ़ाबेट वाला मैसेज ही प्रिंट हो रहा है। और बेहतर है यहाँ पे एक्सप्रेशन भी डाल दें, रीडेबल हो जाएगी आउटपुट। और अगर मैं कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट यहाँ पे लेट्स तो कैपिटल ए भेज देता हूँ तो अब ज़ाहिर है एल्फा वाला मैसेज प्रिंट होगा, बिकॉज कैपिटल ए इज़ नॉट अ लोअर केस अल्फ़ाबेट। आप अगेन पहले भी आपने भी खुद इस तरह के चेक लगाए होंगे। बेसिकली आपकी कोड की बेसिस पे आप चेक लगा सकते हैं खुद से भी, पर लाइब्रेरी फंक्शन आपको सीसी टाइप हेडर फाइल में अवेलेबल कर दिए गए हैं कि उनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो अगर आप चाहें तो ये तमाम फंक्शन खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप एक अपना फंक्शन बनाएं जिसका नाम हो इज़ अल्फ़ा लेट्स सपोज, और उसके अंदर आप खुद चेक लगा के ये चीज़ डिटरमिन कर रहे हो कि वेदर द पैरामीटर टू दिस फंक्शन इज़ एन अल्फ़ाबेट और नॉट। तो अल्फ़ाबेट के लिए अगेन क्या कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि हमारे जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं आपकी कोड 65 to 90, और जो स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स हैं दे आर 97 to 122। तो इसका चेक आप एक्सप्लिसिटली खुद से भी लगा सकते हैं और ये फंक्शनैलिटी खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहरहाल इन सबको एक बार सारे फंक्शंस को एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, सो दैट कि यू आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ दिस। कि इस अल्फ़ा न्यूमेरिक का ये फंक्शन है, चेक करता है कि अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है, या यानी कि अल्फ़ाबेट है या कोई डिजिट है जो करैक्टर आपने यहाँ पे भेजा है। तमाम फंक्शन एक एक करैक्टर पैरामीटर ही ले रहे हैं और उसके बारे में ट्रू या फॉल्स का डिसीजन करके आपको रिटर्न करते हैं। तो इन सबको एक बार चला के देख लीजिएगा। हमने आज जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है उसकी तरफ आते हैं। अभी तक हमने जब भी बात की कि आपने यूज़र से लेट्स सपोज कोई स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग लेके उसको स्टोर करना है,
तो हम उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग टाइप का आपने यूजर से लेट्स सपोज उसका नाम लेना है, तो उसके लिए एक नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद इसमें इनपुट कैसे लेनी है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस स्ट्रिंग टाइप हैज़ नॉट बीन पार्ट ऑफ C++ सिंस द वेरी स्टार्ट। लेकिन शुरू में जब C++ लैंग्वेज आई थी तो उस वक्त ये स्ट्रिंग टाइप लैंग्वेज का पार्ट नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी जाहिर है प्रोग्रामर्स को ज़रूरत पड़ती होगी कि आपने नेम स्टोर करने हैं या कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो उस वक्त कैसे स्टोर करते होंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली C++ लैंग्वेज एज यू नो इज़ बेस्ड ऑन द लैंग्वेज C। अब C के अंदर आज भी ये स्ट्रिंग टाइप एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ C++ की टाइप है। और C++ भी जैसे मैंने कहा कि ये लेटर वर्जन में इंट्रोड्यूस की गई थी, शुरू के C++ के वर्जन में स्ट्रिंग टाइप वाज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज में या C++ के पुराने वर्जन में स्ट्रिंग्स को कैसे स्टोर किया जाता था वो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। सो तब स्टोर किया जाता था स्ट्रिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरेज, स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर एरेज। एरेज हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी टाइप की एरे आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की एरे बनानी है 5 साइज़ की, लेट्स सपोज इस तरह से बना सकते हैं। किसी भी टाइप की एरे बनानी है तो यहाँ पे वो नाम आप डेटा टाइप का नाम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने अगर नेम सेव करना है C लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर भी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कैरेक्टर मेरी डेटा टाइप है एरे की, फिर एरे का नाम मैंने लेट्स सपोज नेम स्टोर करना है तो उसके लिए नेम, और आगे उसका साइज़ उसी तरह से कांस्टेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब साइज़ किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने इसमें यूज़र का नाम स्टोर करना है। अब यूज़र के नाम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, आप कहते हैं जी लेट्स सपोज किसी भी यूज़र के नाम में मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे एरे बना लेंगे ऑफ साइज़ 31। अभी एक एक्स्ट्रा मैंने क्यों बनाया है यहाँ पे, इसकी रीज़न की तरफ अभी हम आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आप कहते हैं यूज़र के नाम में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, तो आप एरे बना लेंगे 21 साइज़ की। अगेन एक एक्स्ट्रा की जगह हम छोड़ दें। और बेहतर है कि इसका साइज़ आप नेम कांस्टेंट के तौर पे ऊपर डिफाइन कर लें। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि यूज़र के नाम में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे फिर n आपने डिफाइन कर लिया, 20 n+1 साइज़ की एरे बना लेंगे उसके नेम को स्टोर करने के लिए। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि 10 कैरेक्टर हो सकते हैं किसी भी यूज़र के नाम में, तो आपने 10+1 11 साइज़ की ये कैरेक्टर एरे बना ली। नाउ कैरेक्टर एरेज कैन बी यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स, जिस तरह इंटीजर एरेज आर यूज्ड टू स्टोर इंटीजर्स, कैरेक्टर एरेज आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स, कैन बी यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक एरे आपने कैरेक्टर एरे बनाई ग्रेड्स के नाम की, लेट्स सपोज 4 साइज़ की बनाई, इसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। और 4 ग्रेड जो मेरे पास हैं वो हैं लेट्स सपोज A, B, C और F ग्रेड, यही 4 ग्रेड हैं लेट्स सपोज। तो इसको अगर इनिशियलाइज करना है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा A पहले इंडेक्स पे, फिर B, फिर C और फिर F ग्रेड। तो 4 कैरेक्टर्स की एरे बनाई और उसमें 4 ये इनिशियल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। यूज़र से लेके भी कैरेक्टर पर कैरेक्टर आप सेव कर सकते हैं, जिस तरह इंटीजर्स की एरे पे स्टोर करते थे, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज ही कर दी। तो 4 साइज़ की एरे और 4 ही इसमें कैरेक्टर्स हैं। दिस इज़ अ सिंपल कैरेक्टर एरे, दिस इज़ अ कैरेक्टर एरे। 4 साइज़ की एरे, उसके अंदर 4 कैरेक्टर्स मैंने अपनी मर्जी के जो ग्रेड्स को इंडिकेट कर रहे हैं वो स्टोर कर दिए। नाउ अगर मैंने इस कैरेक्टर एरे के अंदर यूज़र का नाम स्टोर करवाना है, अब नाम स्टोर करवाने के लिए आपको इस कैरेक्टर एरे को यूज़ करना पड़ेगा एज अ सी स्ट्रिंग। अब सी स्ट्रिंग क्या है? दिस सी स्ट्रिंग इज किसी भी C++ के प्रोग्राम में जब आप एक कैरेक्टर एरे को यूज़ कर रहे होंगे टू स्टोर द नेम और पैराग्राफ लेट्स सपोज और अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर एरे के एक्चुअल कंटेंट्स के अलावा एंड पे एक स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर करना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड द नल कैरेक्टर। और आपको याद होगा कि हमने ये बात पहले भी की हुई है, बहुत पहले जब हमने C++ लैंग्वेज पढ़नी अभी स्टार्ट ही की थी, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स, तो हमने कहा था कि C++ में जब भी आप कोई इस तरह का स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करते हैं तो
इसका साइज यानी कि टोटल कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं, उसमें जितने विजिबल कैरेक्टर हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं कि 5 हैं, हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसके एंड पे एक नॉन विजिबल कैरेक्टर नल कैरेक्टर भी जुड़ा हुआ है जो कि ओ के इमीडिएटली बाद पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ का ऑपरेटर जो कि हमने यूज़ किया हुआ है, साइज ऑफ का ऑपरेटर यूज़ करते हुए इस स्ट्रिंग लिटरल हेलो का साइज गेट करने की कोशिश करूँ, यानी कि मेमोरी में ये कितनी बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। साइज ऑफ का ऑपरेटर आपको याद होगा कि इंटीजर के ऊपर कॉल करें तो 4 रिटर्न करता है, यानी कि इंटीजर टाइप का साइज रिटर्न करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की आउटपुट क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की आउटपुट आएगी 6 एज यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस आउटपुट एज वेल। तो 5 तो ये विजिबल कैरेक्टर थे और एक वो नल कैरेक्टर है, यानी कि हर इस तरह की स्ट्रिंग के अंदर एंड पे एक नल कैरेक्टर जुड़ा होगा। तो ऐसी कैरेक्टर एरेज जिनके एंड पे वो नल कैरेक्टर जुड़ा होगा वो सी स्ट्रिंग्स कहलाएंगे, जबकि ऐसी कैरेक्टर एरेज ये हमने जो ऊपर एग्जांपल देखी इसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर थी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं, नल कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर, तो दिस इज अ सिंपल कैरेक्टर एरे, दिस इज नॉट अ सी स्ट्रिंग। तो सी स्ट्रिंग की बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि सी स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे विच इज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, यानी कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। अब हमें देखना है कि हम अपनी मर्जी से इसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मैंने 11 साइज की एरे बना ली, n इज 10, 10 प्लस 1 हमने नल कैरेक्टर के लिए एक्स्ट्रा एलोकेट किए, तो 11 साइज की एरे एलोकेट कर ली और इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, कोई नाम स्टोर करना चाहता हूँ। तो कैसे स्टोर करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ इसके अंदर अली, तो इस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप, यानी कैरेक्टर नेम यहाँ पे ये एरे की डिक्लेरेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे और वहीं पे मैं उसे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, डबल कोट्स में मैंने अपनी स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दी है अली। अब इसके बाद मैंने अगर इसको डिस्प्ले करवाना है तो आई विल सिंपली राइट सी आउट नेम। अब अली मेमोरी में किस तरह स्टोर हुआ होगा इसको देखने की जरूरत है। तो इस स्ट्रिंग को, इस कैरेक्टर एरे को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये 11 कैरेक्टर्स की एक एरे है, इसको हमने ऐसे विजुलाइज कर लिया। तो 11 साइज की एरे और हर एलिमेंट इस एरे का एक कैरेक्टर है, यानी कि एक एक बाइट है, यानी कि टोटल इस एरे का साइज 11 बाइट्स होगा, चूंकि हर एलिमेंट एक एक बाइट का है। ये कैरेक्टर्स की एरे है, इंटीजर्स की नहीं है। ये इसकी इंडिसेस ऊपर लिखती है मैंने 0 से लेकर 10 तक। अब जब मैंने इसके अंदर ये स्ट्रिंग अली स्टोर करवाई, इनिशियलाइज करवाया इसको इस स्ट्रिंग से, तो ये अली मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल A इंडेक्स 0 पे, यहाँ पे आएगा द लेटर L, द लेटर I, और यहाँ पे आएगा आपका नल कैरेक्टर, ऑटोमेटिकली इसके साथ अपेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेमोरी के अंदर स्टोर हुई होगी। और बाकी के यहाँ पे बाकी के इंडिसेस पे क्या गया होगा इन दिस केस। अब आपको याद होगा कि जब हमने एरे की पार्शियल इनिशियलाइजेशन की बात की थी, तो अगर हम एरे लेट्स सपोज इंटीजर्स की एरे 5 साइज की बनाते हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट में सिर्फ 2 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, तो बाकी जगहों पे डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है विच इज़ 0। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होगा और बाकी जगहों पे डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी विच इज़ 0, विच मीन्स द नल कैरेक्टर। 0 इज द आस्की कोड फॉर द नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे बाकी जगहों पे भी ये नल कैरेक्टर ही इस केस में स्टोर हो जाएगा। और जब मैं इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाऊंगा, जिस तरह कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जब भी आप किसी एरे का नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो उसका बेस एड्रेस डिस्प्ले होता है, लेकिन कैरेक्टर एरेज के केस में ऐसा नहीं होता। कैरेक्टर एरेज आर स्पेशल, उस वक्त भी हमने बात की थी और उस वक्त भी कहा था कि हम बाद में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं कि जब आप किसी कैरेक्टर एरे का नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे तो इसका बेस एड्रेस नहीं डिस्प्ले होगा, बल्कि इसके कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। यानी कि कैरेक्टर एरे को जब भी आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए इस तरह से भेजेंगे तो कंपाइलर उसके एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करके डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर ये एरे है तो वो ए को डिस्प्ले करेगा, एल को डिस्प्ले करेगा, आई को डिस्प्ले करेगा और नल को देख के रुक जाएगा, उसके आगे कोई भी कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करेगा, चाहे यहाँ पे वैलिड कैरेक्टर ही क्यों ना पड़े हो, चाहे यहाँ पे कोई और कैरेक्टर सी ही क्यों ना पड़ा हो, वो पहले नल कैरेक्टर को देख के ही
रुक जाएगा और वहीं तक सिर्फ एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाएगा। इसको चला के भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे ये नाम अली के 3 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होने चाहिए और जैसा कि आप देख सकते हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं और उसके बाद कोई गार्बेज या जंक वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। तो नल कैरेक्टर तक वो डिस्प्ले करवाएगा। तो कैरेक्टर एरेज आर स्पेशल इन द सेंस कि इफ़ यू डिस्प्ले देम यूजिंग देयर नेम ऑन द स्क्रीन तो देयर कंटेंट्स आर डिस्प्लेड, नॉट देयर बेस एड्रेस। उसका बेस एड्रेस नहीं डिस्प्ले होता। और अगर आप उसका बेस एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं खुद से तो उसके लिए अब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एड्रेस ऑफ नेम का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो पॉइंटर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेम के साथ एरे के साथ यूज़ करें तो एड्रेस ऑफ नेम मुराद उस एरे का बेस एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट की पहली लाइन में एरे का बेस एड्रेस डिस्प्ले होगा एज यू कैन सी हियर, और दूसरी लाइन में उसके कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। तो अगर कहीं पे आपको बेस एड्रेस की ज़रूरत है तो वो आप स्टिल गेट कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो ये तो होगी इनिशियलाइजेशन की बात। लेकिन नॉर्मली आप कहते हैं कि जी लेट्स सपोज मैंने एरे के कंटेंट्स यूज़र से लेने हैं, यूज़र से उसका नाम इनपुट करवाना है। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे चेक भी कर लें, इसको मैं फ़िलहाल इनिशियलाइज नहीं कर रहा। अगर इनिशियलाइज किए बगैर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ तो क्या डिस्प्ले होगा? क्योंकि मैंने एरे को बिल्कुल इनिशियलाइज नहीं किया तो उसके अंदर जंक गार्बेज पड़ा होगा। तो यू विल सी सम गार्बेज कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन एज यू कैन सी हियर। अगेन यू कैन ऑब्जर्व। सो क्या हो रहा है, जब मैं इसको इनिशियलाइज किए बगैर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, इस एरे के अंदर कोई जंक पड़ा हुआ है तो वो जंक कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा और उस वक्त तक डिस्प्ले करवाता रहेगा जब तक कि उसको मेमोरी में कहीं पे नल कैरेक्टर ना मिल जाए। जहाँ पे उसे नल कैरेक्टर मिल जाएगा वहाँ तक उस कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाता रहेगा। So you must make sure that if you store any name, any string into a character array, you must make sure that it is terminated by a null character. The same will happen here. ये जो grades की array मैंने ऊपर बनाई है, इसके end पे भी null character नहीं है। चार साइज की array और 4 मैंने initial values यहाँ पे initializer list के अंदर provide कर दी हैं। इसको अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे ग्रेड्स को अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले होगा? पहले 4 कैरेक्टर तो A, B, C और F डिस्प्ले होंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, ये फर्स्ट लाइन उस ग्रेड्स की आउटपुट आ रही है, काफ़ी सारे कैरेक्टर डिस्प्ले करता गया। बेसिकली वो कब तक डिस्प्ले करता जाएगा, उसने ये नहीं देखना कि एरे 4 साइज़ की है तो सिर्फ 4 कैरेक्टर डिस्प्ले करो, बल्कि उसने उस वक्त तक कैरेक्टर डिस्प्ले करते जाने हैं जब तक कि नल कैरेक्टर उसे मेमोरी में कहीं पे ना मिल जाए। देयरफॉर यू आर सीइंग ऑल ऑफ दिस जंक garbage values in the output. So you need to ensure that if you are using a character array for storing characters only, not a C string but rather for storing characters only, then you should not use this method of outputting the array. Then you should use a loop to access the elements of this array one by one, जैसा कि हम पहले करते थे और उनको आप प्रोसेस करेंगे। ये वाला तरीका आप यूज़ नहीं करेंगे। तो do not use it for simple कैरेक्टर एरेज। सिंपल कैरेक्टर एरेज से मुराद ऐसी कैरेक्टर एरेज जो कि सी स्ट्रिंग्स कंटेन नहीं कर रही, जिनके एंड पे नल टर्मिनेटर नहीं है, तो ये वाला मेथड आप उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वंस अगेन वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। एक 11 साइज़ की कैरेक्टर एरे बना ली और उसके अंदर अब मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ। एंटर योर नेम। अब नेम को एंटर करने के लिए मैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ, 3 नेम। उसके बाद मैं यूज़र ने जो नेम एंटर किया है वो उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के दिखा भी देते हैं। तो यूज़र से प्रॉम्प्ट करके इनपुट ले रहे हैं, उसको नेम में स्टोर कर रहे हैं, इस तरह से सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नेम फिर सी आउट नेम करके उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। प्रोग्राम को चलाते हैं। यूज़र से प्रॉम्प्ट करके उसका नेम पूछा जा रहा है। लेट्स सपोज कि यूज़र अपना नाम एंटर करता है शर्लॉक स्पेस होम्स, एंटर। अब क्या आउटपुट आई है? आउटपुट आई है सिर्फ शर्लॉक, होम्स उसने स्टोर नहीं किया। दोबारा चलाते हैं। लेट्स सपोज यूजर एंटर करता है ABC स्पेस DEF, एंटर। तो आउटपुट आई ABC, यानी कि उसने अपने पास सिर्फ ABC स्टोर किया है, स्पेस DEF उसने अपने पास स्टोर
नहीं किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से स्पेस तक इनपुट उठाता है, स्पेस मिलती है तो उसको वो टर्मिनेटिंग, कोई भी वाइट स्पेस मिलती है उसको वो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के तौर पे लेते हुए इनपुट टेकिंग का प्रोसेस टर्मिनेट कर देता है। तो पहली बार जब शर्लॉक एंटर किया था तो उसने सिर्फ शर्लॉक को उठाया वहाँ से और अपने पास स्टोर कर लिया स्पेस। शर्लॉक को होम्स के दरमियान जो स्पेस थी उसको देख के वो रुक गया था, तो सिर्फ शर्लॉक स्टोर हुआ था एरे के अंदर। और इसको भी अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि जब यूजर ने शर्लॉक होम्स एंटर किया था, ये आपकी 11 साइज की एरे है, तो आपकी एरे के अंदर क्या स्टोर हुआ? SHERLOCK, उसके बाद स्पेस आ गई थी, स्पेस को देख के वो रुक गया, बाकी इनपुट बफर के अंदर ही रहने दी। और एंड पे नल कैरेक्टर वो खुद से पेंड करेगा। यूजर ने तो नल कैरेक्टर नहीं पेंड किया, लेकिन कंपाइलर जानता है कि आप एक स्ट्रिंग की इनपुट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर एरे के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, तो इट ऑटोमेटिकली अपेंड्स अ नल कैरेक्टर एट द एंड। तो इनपुट के अंदर शर्लॉक के बाद स्पेस थी, उसको देख के वो रुक गया था, स्पेस भी बफर के अंदर ही रही, कीबोर्ड बफर में दैट इज, और उसने के बाद नल कैरेक्टर पेंड किया और आपकी स्ट्रिंग बना दी। यहाँ पे इंडेक्स 9 पे और इंडेक्स 10 पे क्या पड़ा हुआ है? जंक पड़ा हुआ है, गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई। शुरू में जब आपने एरे बनाई थी तो पूरी एरे के अंदर ही गार्बेज था, रैंडम वैल्यूज पड़ी हुई थी। तो अब आपने पहले 9 इंडिसेस पे वैल्यू स्टोर कर दी, पहले 8 इंडिसेस पे ये कैरेक्टर्स और 9वें इंडेक्स पे नल कैरेक्टर और बाकी 2 पे अभी भी गार्बेज पड़ा हुआ। और जब इसको डिस्प्ले करने की बारी आती है, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो डिस्प्ले करते वक्त वो कहाँ से शुरू करेगा? पहले कैरेक्टर से शुरू करेगा और जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा उसको डिस्प्ले करता रहेगा। तो SHERLOCK डिस्प्ले हुआ और नल कैरेक्टर को देख के वो रुक गया और डिस्प्ले करने का प्रोसेस भी टर्मिनेट कर दिया। तो देयरफॉर यू सी शर्लॉक इन द आउटपुट। सो ये तो लिमिटेशन है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, ये तो हम पहले भी जानते थे कैसे ही होना। अब अगर मैं चाहता हूँ यूज़र से कि नाम लेने हैं जिसमें स्पेसिस भी आ सकती हैं, यूज़र का नाम 1 या 2 मुख्तलिफ स्ट्रिंग से मिलकर बना हो सकता है, इस तरह आमतौर पे नेम्स होते हैं, तो वो नेम आप कैसे स्टोर कर सकते हैं? उसके लिए आपको याद होगा कि स्ट्रिंग के केस में हम गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते थे और उसका सिंटेक्स था कुछ ऐसा। यहाँ पे अगर अपनी याद दहानी के लिए लिख लें तो गेट लाइन सीन और str उसका सेकेंड आर्गुमेंट हुआ करता था। इस तरह से आप स्ट्रिंग में इनपुट लेते थे कि किसी ऐसी स्ट्रिंग की जिसके अंदर स्पेसिस भी हों। अब यहाँ पे सी स्ट्रिंग के केस में भी आप गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन गेट लाइन का फंक्शन ये उस गेट लाइन के फंक्शन से, इस वाले गेट लाइन के फंक्शन से मुख्तलिफ है, सिंटेक्स भी उसका मुख्तलिफ है और फंक्शन भी मुख्तलिफ है। ये कैसे चलेगा? इसका सिंटेक्स क्या है? तो इसका सिंटेक्स है सीन डॉट गेट लाइन, और आगे फिर इसकी पैरामीटर्स में आप पहला पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे द नेम ऑफ द कैरेक्टर एरे जिसमें स्टोर करना है, और दूसरे पैरामीटर में आप स्पेसिफाई करेंगे द साइज ऑफ दैट सी स्ट्रिंग। उस सी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? तो हमारी सी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने साइज़ की है? n+1 साइज़ की है, n is 10, नेम कांस्टेंट है तो n+1 11 साइज़ की है, तो यहाँ पे 11 भेज दें या n+1 भेज दें, इस तरह से भेजें। तो सीन डॉट गेट लाइन नेम और आगे आपने n+1 भेज दिया विच इज़ 11। तो अब इसे चला के देखते हैं कि अब आउटपुट में क्या चेंज आती है। जो नाम एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं वही शर्लॉक स्पेस होम्स एंटर करते हैं, उसके बाद एंटर की प्रेस करने लगा, ये उसने अपने पास स्टोर की है शर्लॉक स्पेस H, पूरा होम्स नहीं स्टोर हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी एरे में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि पूरा नाम स्टोर हो सके। शर्लॉक हम पूरा नाम स्टोर हो ही नहीं सकता, तो जितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं उसने स्टोर कर लिए। अच्छा, ये कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं, यानी कि गेट लाइन का फंक्शन कैसे काम करता है, अब हम ये देखने लगे। तो गेट लाइन का फंक्शन कहता है कि आपने यहाँ पे जो भी पैरामीटर सेकंड आर्गुमेंट में भेजा है, 11 भेजा है हमने, वो ऑटोमेटिकली इससे एक कम कैरेक्टर पड़ेगा हमेशा। यानी कि यहाँ पे अगर आप 11 भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स कीबोर्ड बफर से पड़ेगा, और एक क्यों नहीं पड़ेगा, एक जगह क्यों खाली छोड़ देगा? नल कैरेक्टर के लिए छोड़ देगा। तो इस केस में जब आपने शर्लॉक स्पेस होम्स एंटर किया, यूजर ने शर्लॉक स्पेस होम्स एंटर किया, तो आप देखें शर्लॉक के अंदर कितने कैरेक्टर थे? 8, एक ये स्पेस 9 हो गए और H को मिला के 10 कैरेक्टर्स हो गए। तो दीज आर 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम S to H, होम्स के H तक।
दीज आर 10 कैरेक्टर्स। तो ये 10 कैरेक्टर्स उसने पढ़ लिए, स्टोर कर लिए एरे के अंदर पहले 10 इंडिसेस के ऊपर। इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं कि यहाँ पे आ गया अब स्पेस, चलो के बाद ये 8 कैरेक्टर्स हैं, 9वां कैरेक्टर स्पेस आ गया, फिर होम्स का एच आ गया, 10 कैरेक्टर पूरे हो गए। नाउ इट विल ऑटोमेटिकली अपेंड द नल कैरेक्टर एट द एंड एंड कंप्लीट योर सी स्ट्रिंग। तो ये सी स्ट्रिंग उसने अपने पास स्टोर की व्हेन द यूजर एंटर्ड शर्लॉक स्पेस होम्स। तो बाकी कैरेक्टर्स OLMES कीबोर्ड बफर में पड़े हुए हैं, बैकस्लैश एन जो इसके बाद है वो भी कीबोर्ड बफर के अंदर स्टिल पड़ा होगा। तो इस केस में चूंकि एरे में पूरी जगह नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ उतने कैरेक्टर सेव किए जितने वो कर सकता था। तो गेट लाइन की वर्किंग भी हमारे सामने आ गई कि गेट लाइन में यहाँ पे सेकंड में जो भी सेकंड आर्गुमेंट में जो भी नंबर भेजेंगे, इंटीजर भेजेंगे, यहाँ पे हम 11 भेज रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उससे कम कैरेक्टर पड़ेगा। यानी कि इन जनरल आपने जितने साइज़ की एरे बनाई होगी आप वही साइज़ यहाँ पे भेजेंगे। हमने 11 साइज़ की एरे बनाई है, एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ के 10 वैलिड कैरेक्टर्स और एक नल कैरेक्टर, तो हमने 11 ही यहाँ पे भेजना है, 10 नहीं यहाँ पे भेजना। अगर हम 10 भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर 9 कैरेक्टर्स पड़ेगा। तो गेट लाइन का बिहेवियर है कि यहाँ पे जो भी पैरामीटर होगा उससे एक कम कैरेक्टर्स वो वहाँ पे कीबोर्ड बफर से रीड करेगा। इसको एक बार फिर से चला के देखते हैं। लेट्स सपोज कि यूज़र की स्ट्रिंग जो उसने एंटर की है वो थी ABC स्पेस DE। बस कितने कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किए? 6। ABC 3 स्पेस चौथा कैरेक्टर, 5वां कैरेक्टर D और छठा कैरेक्टर E। अब आउटपुट क्या आएगी? अब आउटपुट करेक्ट आएगी, कंप्लीट आएगी, ABC स्पेस DE। इस केस में क्या होगा? इस केस में उसने कैरेक्टर्स को कैसे स्टोर किया अपने पास? तो हमारी ये थी सी स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आ गया A B C, यहाँ पे आ गई स्पेस, फिर D फिर E। अब कीबोर्ड बफर में कैरेक्टर खत्म हो गए, बैकस्लैश एन आ गया, E के बाद बैकस्लैश एन पड़ा हुआ है, तो बैकस्लैश एन देख के वो रुक गया, क्योंकि वो गेट लाइन का फंक्शन एक लाइन की इनपुट लेने के लिए बना है, तो बैकस्लैश एन देख के वो स्टॉप कर गया बैकस्लैश एन को। लेकिन उसने इसमें स्टोर नहीं किया, कीबोर्ड बफर से मूव किया लेकिन इसमें स्टोर नहीं किया, इस सी स्ट्रिंग में स्टोर नहीं किया। तो कितने कैरेक्टर्स आ चुके हैं? 6 कैरेक्टर्स आ चुके हैं जो कि इंडेक्स 5 तक स्टोर हो चुके हैं। छठे इंडेक्स पे, इंडेक्स 6 पे वो ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर अपेंड कर देगा और बाकी जगहों पे जंक वैल्यूज ही पड़ रहने देगा। और जब लेटर ऑन हम इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे तो वो डिस्प्ले करने के लिए क्या लॉजिक यूज़ करेगा? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको डिस्प्ले करना शुरू करेगा। ABC स्पेस DE डिस्प्ले हुआ और नल को देख के वो रुक गया और टर्मिनेट कर दिया उसने डिस्प्ले करने का प्रोसेस। तो इसके इसमें चूँकि कैरेक्टर्स कम थे, तो जितने कैरेक्टर्स कम थे वहीं तक उसने सिर्फ इनपुट ली और उसको स्टोर कर लिया और नल कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली उसके एंड पे अपेंड कर दिया। सो गेट लाइन की लॉजिक क्या बनी कि मैक्सिमम वो इससे एक कम कैरेक्टर, जो सेकंड पैरामीटर है, इससे एक कम कैरेक्टर रीड करेगा, और या अगर बैकस्लैश एन उससे पहले आ जाए तो तब तक रीड करेगा, उसके आगे फिर रीड नहीं करेगा। यानी कि वो इस एरे को ओवरफ्लो नहीं करता गेट लाइन का फंक्शन। सो अगर मैं शर्लॉक होम्स पूरा नाम स्टोर करना चाहता हूँ तो आई हैव नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे। मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास N20 है, यानी कि 21 साइज की एरे बन जाएगी जिसमें 20 वैलिड कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। नाउ इफ द यूजर एंटर्स द कंप्लीट नेम, तो इट विल बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड डिस्प्लेड प्रॉपरली एज यू कैन सी। तो जब भी आपको सी स्ट्रिंग के अंदर कोई नेम इस तरह से स्टोर करवाना है तो आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अजम्पशन दी जाएगी कि आप अज्यूम कर लें कि ये यूज़र के नाम में 20 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। टिपिकली ये अजम्पशन ट्रू है फॉर मोस्ट ऑफ द नेम्स। तो आप फिर 20+1 21 साइज़ की एरे बना लेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से उसके अंदर इनपुट ले सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन वही है कि स्पेस तक वो सिर्फ उठाएगा इनपुट। इन जनरल गेट लाइन के थ्रू इनपुट लेंगे और उसको फिर डिस्प्ले करने के लिए आप सिंपल उसका नाम यूज़ करेंगे। गेट लाइन का, जिस तरह हमने स्ट्रिंग के लिए जो गेट लाइन का फंक्शन देखा था, इसकी भी एक और वेरिएशन देखी थी जिसके अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी जाता था। इस तरह ही गेट लाइन की भी एक सीन डॉट गेट लाइन की भी एक वेरिएशन है जिसके अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जब तक N+1 कैरेक्टर्स ना आ जाएं या जब तक कोमा ना आ जाए, यानी तीसरा पैरामीटर एक कैरेक्टर है,
बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू बैकस्लैश n होती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो बैकस्लैश n का वेट कर रहा होता है, अगर बैकस्लैश n आ जाए तो वो रुक जाता है। वो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n लिख दूँ तो दिस फंक्शन कॉल हैज़ द सेम इफेक्ट एज दिस अबव फंक्शन कॉल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि तीसरे पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू कैन से बैकस्लैश n है, वो आप बैकस्लैश n खुद से लिख दें या ना भी लिखें तो बैकस्लैश n ही अज्यूम करता है, यानी कि बैकस्लैश n तक इनपुट का वेट करता है या मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स का वेट करता है, जो भी कंडीशन पहले अकर कर जाए। लेकिन अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैंने कोमा स्पेसिफाई कर दिया, तो कोमा तक सिर्फ नेम उठाओ, मैक्सिमम या एन कैरेक्टर्स आ जाएं तब रुक जाओ, या कोमा आ जाए उससे पहले तो तब रुक जाना, विच एवर ऑफ दीज टू कंडीशंस अकर्स फर्स्ट। तो नाउ लेट्स सपोज के यूजर देयर आर मल्टीपल नेम्स हियर, शर्लॉक के बाद कोमा है और उसके बाद होम्स है, तो इस केस में वो इस कोमा तक रीड करेगा और नेम में सिर्फ शर्लॉक जाएगा, ये बाकी के कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे, चाहे उसमें स्ट्रिंग के अंदर बेशक जगह है। एज यू कैन सी नेम के अंदर सिर्फ शर्लॉक स्टोर हुआ है, कोमा को देख के वो रुकी है। और नोट करें कि जिस कैरेक्टर को देख के वो रुकता है उसको कीवर्ड बफर से रिमूव कर देता है, लेकिन उसको स्टोर स्ट्रिंग में नहीं करता, तो कोमा हैज़ नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस सी स्ट्रिंग। और लेट्स सपोज के इसके बाद एक और कैरेक्टर एरिया नेम 2 के नाम से, उसके अंदर मैं बाकी की इनपुट उठाना चाहता हूँ, तो मैं नेम 2 करूँगा, यहाँ पे n+1 भेजूँगा और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हुई बैकस्लैश n ही मैं डेलीमीटर की यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद मैं नेम को भी डिस्प्ले कर देते हैं और नेम 2 को भी डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब नेम 2 में क्या जाएगा, लेट्स सपोज कि मैं एंटर करता हूँ उसी तरह शर्लॉक कोमा स्पेस होम्स, तो नेम में जाएगा शर्लॉक जैसा कि पहले जा रहा था, कोमा को देख के वो रुक गया था, कोमा को बफर से रिमूव कर दिया, उसके बाद अगली बार जब वो पढ़ने के लिए आया तो बफर से मिला स्पेस, तो स्पेस उठा लेगा, एच उठाएगा OLMES और फिर बैकस्लैश n जो एस के बाद होगा उसको देख के रुक जाएगा। तो शर्लॉक जाएगा नेम में और स्पेस होम्स जाएगा नेम 2 के अंदर। एज यू कैन सी है कि यहाँ पे होम से पहले स्पेस भी सेव हुए, अब वो लीडिंग वाइट स्पेस को इग्नोर नहीं कर रहा यहाँ पे, और क्यों नहीं इग्नोर कर रहा, रीज़न शुड बी क्लियर इनफ कि हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं यूज़ कर रहे। वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हुआ करती है कि वो लीडिंग वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, गेट लाइन लीडिंग वाइट स्पेस को इग्नोर नहीं करता। तो ये जो स्पेस आई थी यहाँ पे कॉमा के बाद और एच से पहले, तो वो भी स्टोर हो गई एज पार्ट ऑफ द सेकेंड सी स्ट्रिंग। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू इग्नोर दैट स्पेस तो आप इग्नोर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये तो आपने पहले भी यूज़ किया। तो अब अगर मैं वही इनपुट करता हूँ चलो कोमा स्पेस होम्स, तो अब वो इग्नोर की वजह से ये जो स्पेस है कोमा के बाद इसको वो इग्नोर कर देगा और शर्लॉक जाएगा नेम में और होम्स जाएगा नेम 2 में। एज यू कैन सी अब वो स्पेस नहीं सेव हो रही है इससे पहले। तो इसकी मल्टीपल वेरिएशन खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ऑलमोस्ट वर्किंग उसकी वैसी ही है जैसे हमने पहले इस वाले गेट लाइन की देखी हुई है, लेकिन अब सी स्ट्रिंग के साथ भी आपको ये फंक्शन यूज़ करने आने चाहिए। तो यू शुड बी एबल टू स्टोर द नेम्स एज स्ट्रिंग्स, या अगर आपको स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल कि आपको कहा जाता है कि आपने स्ट्रिंग टाइप नहीं यूज़ करनी, तो तब आपको नेम्स या अगर सेंटेंसेस स्टोर करने हैं अपने पास तो यू मस्ट यूज़ सी स्ट्रिंग्स। तो आपको डिस्ट्रिक्ट लैब के अंदर भी किया जा सकता है, आपको डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के अंदर क्विज़ेस के अंदर भी किया जा सकता है। तो यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज़ सी स्ट्रिंग्स। और फ़ायदा ये है इसका, स्ट्रिंग्स के अलावा अगर आपको एक और मेथड मिल जाए, स्ट्रिंग टाइप के अलावा एक और मेथड मिल जाए स्ट्रिंग्स को सेव करने का, तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। और लेटर ऑन एक और फ़ायदा ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप कभी कोई सी में कोडिंग करनी पड़ जाती है, सी में कोडिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में और सिस्टम प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर, तो वहाँ पे तो स्ट्रिंग टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करती सी लैंग्वेज में, या सी प्लस उसके पुराने वर्जन में आप कोई पुराना लिखा हुआ प्रोग्राम देखते हैं या किसी पुराने वर्जन पे आपको काम करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर स्ट्रिंग टाइप नहीं होगी सी प्लस प्लस के पुराने वर्जन में, तो वहाँ पे आपको ये सी स्ट्रिंग्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो दे आर वेरी हेल्पफुल और दे आर वेरी यूज़फुल। तो इनका इस्तेमाल एक बार सीख लेंगे तो आगे जाके इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा इसका। तो हमने देख लिया
कि सी स्ट्रिंग्स कैसे डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर एरेज हैं बेसिकली। अ सी स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे विच इज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। ऐसी स्पेशल कैरेक्टर एरे, ये कैरेक्टर एरे सी स्ट्रिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने कैरेक्टर एरे बनाई, नेम उसके अंदर इनपुट ली, नेम टू के अंदर इनपुट ली, दीज आर सी स्ट्रिंग्स एंड दे कैन बी डिस्प्लेड लाइक दिस। एक कैरेक्टर एरे को आप इस तरह से डिस्प्ले नहीं करेंगे। चल तो जाएगा, लेकिन क्या होगा जो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि वो जंक वैल्यूज इसके बाद डिस्प्ले करता रहेगा मेमोरी में, उस वक्त तक आगे जाके डिस्प्ले करता रहेगा जब तक कि उसको नल कैरेक्टर ना मिल जाए। So we have seen how to take input into C strings. एक और काम, एक और जो अल्टरनेटिव सिंटेक्स है जो यूज़ किया जा सकता है वो पार्शियल इनिशियलाइजेशन का है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम 3 नाम की एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, तो इसको आप डायरेक्टली, इसको अगर इस तरह छोड़ देंगे तो ये नहीं चलेगा, इस पर एरर आएगी बिकॉज एरे बनाई है उसका साइज स्पेसिफाई नहीं किया। सो साइज स्पेसिफाई करें यहाँ पे या उसकी इनिशियलाइजेशन लिस्ट प्रोवाइड करें। अब इनिशियलाइजेशन लिस्ट आप इस तरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं या जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया इस तरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट हेयर XYZ। तो इस केस में नेम 3 कितने साइज की एरे बनाएगा? 4 साइज की एरे बनाएगा बिकॉज दिस स्ट्रिंग लिटरल हैज़ 4 कैरेक्टर्स। XYZ नज़र आ रहे हैं और एक नल कैरेक्टर भी है, तो 4 साइज़ की बनेगी स्ट्रिंग। और उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे साइज ऑफ नेम 3 प्रिंट करके, दिस विल प्रिंट 4 ऑन स्क्रीन नॉट 3। इसको चेक कर लीजिएगा चला के। तो इस तरह लिख सकते हैं या नेम 4 नाम की एक सी स्ट्रिंग बनाते हैं, उसको अगर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिख दें और आखिर में नल कैरेक्टर खुद से लिख दें। तो दीज 2 डिक्लेरेशंस आर एग्जैक्टली द सेम। दोनों केसेस में 4-4 साइज़ की स्ट्रिंग बन रही है, कैरेक्टर एरे बन रही है। नेम 3 भी 4 साइज़ की है, नेम 4 भी 4 साइज़ की है, इसमें भी XYZ और नल कैरेक्टर जा रहा है और नेम 4 में भी XYZ और नल कैरेक्टर जा रहा है। तो दीज 2 डिक्लेरेशंस आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली द सेम। इसको आप इसी तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि साइज ऑफ नेम 3 प्रिंट किया है, साइज ऑफ नेम 4 प्रिंट करें तो ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा। वेरीफाई दैट योरसेल्फ। सी स्ट्रिंग की कुछ और फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ये मैंने इसी तरह से 2 सी स्ट्रिंग्स बना ली हैं, 2 कैरेक्टर्स बना ली, नेम 1 नेम 2, और दोनों का साइज़ 21 है, 20+1। यहाँ पे मैं पहले नेम 1 के अंदर यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, नेम एंटर करवा लिया। उसके बाद मैं उसे कॉपी करना चाहता हूँ इनटू नेम 2। नाउ दिस सिंपल स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट वोंट वर्क फॉर सी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के लिए ये काम करती थी, आप इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग्स की असाइनमेंट करते आए हैं, लेकिन सी स्ट्रिंग के केस में, कैरेक्टर एरेज के केस में ये काम नहीं करेगी। अगेन इट्स द रीज़न कि ये एरे है, नेम 1 भी एरे है, नेम 2 भी एरे है, और हमने जैसे पहले बात की थी कि एरे की असाइनमेंट इस तरह नहीं हो सकती। नेम 1 भी एरे, नेम 2 भी एरे है, तो एरे की असाइनमेंट चाहे किसी भी टाइप की एरेज हों, इंटीजर टाइप की हों, डबल टाइप की हों, कैरेक्टर टाइप की हों, तो दिस वॉन्ट वर्क, won't compile even. This is a compile time error. तो how do I copy the contents of one C string to another C string? मैं नेम 1 के contents जिसमें यूजर से इनपुट लिए उसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, उसको नेम 2 के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन, strcpy, which is short for string copy। तो strcpy के 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर वो स्ट्रिंग है जहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर करनी है, दैट इज़ द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। तो कहाँ पे मैं वैल्यू को स्टोर करना चाह रहा हूँ? मैं नेम 2 में स्टोर करना चाह रहा हूँ। और कहाँ से स्ट्रिंग को उठाना है? वो है आपका नेम 1। तो ये इसका सिंटेक्स। तो नेम 1 से नेम 2 में अगेन सेकंड पैरामीटर से फर्स्ट पैरामीटर में कॉपी करेगा। तकरीबन वही लॉजिक है, वही बिहेवियर है राइट टू लेफ्ट वाला। जिस तरह असाइनमेंट स्टेटमेंट में राइट टू लेफ्ट होती है कॉपी, यहाँ पे भी राइट टू लेफ्ट हो रही है, सेकंड पैरामीटर से फर्स्ट पैरामीटर के अंदर हो रही है। strcpy नेम 2 जहाँ पे कॉपी करनी है, स्टोर करनी है, और नेम 1 जहाँ से कॉपी उठानी है, जहाँ से कैरेक्टर्स उठाने हैं। तो इसको अगर विजुलाइज करें
तो नेम वन के अंदर यूज़र ने लेट्स सपोज एंटर कर दिया एक नाम, और बाद में मैं इसको डिस्प्ले भी करके देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कर देते हैं कि नेम वन इज़ नेम वन हैंडल, और नेम टू के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं कि बाकी चेक कर लें कि कॉपी हुई भी है कि नहीं हुई अरे। सो यहाँ पे यूजर से नाम पूछा गया तो उसने एंटर किया वॉटसन लेट्स सपोज। तो नाउ वॉटसन विल बी स्टोर्ड इनटू नेम वन। इसको अगर हम जब मैं एंटर कर लूँगा तो वॉटसन चला जाएगा पहली स्ट्रिंग में, नेम वन के अंदर चला जाएगा इस तरह से। 11 साइज़ की स्ट्रिंग है, उसके पहले 6 कैरेक्टर जो वॉटसन थे फिलअप हो जाएंगे, और 7वें इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 6 पे वो नल कैरेक्टर स्टोर कर देगा। उसके बाद जब हम कह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि उसको कॉपी करो नेम वन से नेम टू में, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को कैरेक्टर पे कैरेक्टर नीचे कॉपी कर देगा। डब्ल्यू को उठा के इधर कॉपी करेगा, 0 इंडेक्स से 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स से 1 इंडेक्स पे कॉपी करेगा। तो ये तमाम स्ट्रिंग इधर कॉपी हो जाएगी, कहाँ तक, नल कैरेक्टर तक। नल कैरेक्टर जैसे ही मिलेगा वो कॉपी का प्रोसेस टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो भी जंक या गार्बेज पड़ा हुआ था वो कॉपी नहीं करेगा। यहाँ पे भी जंक या गार्बेज पड़ा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जंक या गार्बेज वैल्यूज़ इन चारों गार्बेज वैल्यूज़ के इक्वल हो। उसने सिर्फ नल कैरेक्टर तक स्ट्रिंग उठानी है और नल कैरेक्टर तक कॉपी करनी है। तो वॉटसन स्टोर हुआ था नेम वन में, वॉटसन ही स्टोर हो गया नेम टू के अंदर, और उसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो चला के देख लें कि नेम वन इज़ वॉटसन, नेम टू इज़ वॉटसन एज वेल। तो जो भी नाम एंटर किया होगा वो उसके अंदर स्टोर हो गया होगा नेम टू के अंदर। तो स्ट्रिंग्स की कॉपी करने के लिए अब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते सी स्ट्रिंग्स की कॉपी करने के लिए। उसके लिए आप स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगेन वेरी सिंपल, आसानी से समझ आ जाना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल खुद से करेंगे तो इट शुड बी क्लियर इनफ टू ऑल ऑफ यू। दूसरा जो काम हम कर सकते हैं, जो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, इनमें से एक और यूज़फुल फंक्शन है स्ट्रिंग की लेंथ गेट करने का। आपने स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग टाइप है उसकी लेंथ गेट करने के लिए हमने लास्ट टाइम भी देखा लैब के अंदर भी कि डॉट लेंथ का फंक्शन होता है। str डॉट लेंथ करके उसकी लेंथ आप गेट कर सकते हैं। जो भी इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें स्टोर्ड है करेंटली, उसका साइज़ आपको इंटीजर के तौर पे रिटर्न करता है। अब यहाँ पे सी स्ट्रिंग के केस में मैं अगर एंटर करवाइए मैंने एक स्ट्रिंग नेम वन की, उसका साइज गेट करना चाहता हूँ, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गेट करना चाहता हूँ, तो आई विल कॉल द फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ, strlen उसका नाम। एक ही पैरामीटर लेगा नेम वन, और उसका साइज यानी कि उसमें कितने कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं वो रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग लेंथ उसकी लेंथ रिटर्न करेगा एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर उसकी लेंथ में शामिल नहीं होगा। तो इसको मैं किसी भी इंटीजर वेरिएबल के अंदर सेव कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ n1, नेम वन की लेंथ को n1 कह देते हैं, और उसके बाद मैं n1 को डिस्प्ले कर देता हूँ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, और n1 को डिस्प्ले कर दूँ कि आपने जो नाम एंटर किया उसमें इतने कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इसको दोबारा से चला रहा हूँ। तो यूज़र अब नाम एंटर करता है वॉटसन लेट्स सपोज, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 6, यहाँ पे 6 डिस्प्ले हो। सिमिलरली अगर कोई बड़ा नाम एंटर करते हैं तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, देयर आर 15 कैरेक्टर्स है। 8 कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं शर्लॉक के अंदर, 6 कैरेक्टर्स होम्स के अंदर हैं, और एक स्पेस, 15 कैरेक्टर्स इन टोटल। तो स्पेसिस वगैरह को शामिल करेगा, हर किस्म के कैरेक्टर को शामिल करेगा, सिर्फ नल पे जाके रुक जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। null is not counted towards the length of the string, obviously होना भी नहीं चाहिए। So strlen का फंक्शन हमने देख लिया जो कि स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है, और कैसे डिटरमिन करता है, यहाँ से शुरू से कैरेक्टर्स को काउंट करना शुरू करता है, जितने वैलिड कैरेक्टर्स हैं अप टू द नल कैरेक्टर वो उनको काउंट करके उसका काउंट रिटर्न करता है। इस केस में वो काउंट 6 है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ नेम वन करूँ तो साइज ऑफ नेम वन क्या आएगा। तो साइज ऑफ strlen में डिफरेंस है।
str में उसके एक्चुअल कंटेंट्स की लेंथ वो रिटर्न करता है, उसके अंदर वाटसन लेंथ वो स्टोर्ड है तो उसकी साइज 6 है, जबकि यहाँ पे उसकी लेंथ 6 है, जबकि यहाँ पे वो नेम 1 का साइज रिटर्न करेगा। अब नेम 1 का साइज क्या है, मैंने यहाँ पे नेम 1 बनाया है 20 + 1 21 साइज का, तो उसकी टोटल मेमोरी एलोकेशन यानी कि टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेम 1 इज 21 करेक्टर्स की एक एरे बनाई है मैंने, तो उसका साइज होगा 21, तो दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न 21। इसको भी अगर प्रॉपर्ली लेबल कर लें, साइज ऑफ नेम 1 इज, अगर साइज गेट कर ले तो लेट्स सपोज, तो साइज ऑफ नेम 1 तो 21 है रिगार्डलेस ऑफ इसमें कितने करेक्टर्स हैं, और नंबर ऑफ करेक्टर्स इन दैट इन द नेम ऑफ द यूजर इज 6, उसने वाटसन एंटर किया। तो साइज ऑफ का ऑपरेटर आपको पूरी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न, पूरी स्ट्रिंग का साइज रिटर्न कर रहा है, जितनी मेमोरी एलोकेशन हुई है उसका साइज रिटर्न कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स, और जो आपका str है वो उसकी लेंथ रिटर्न कर रहा है आपको सिर्फ, विच इज़ द नंबर ऑफ वैलिड करेक्टर्स अप टू द नल करेक्टर इन दैट स्ट्रिंग। तो यू शुड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और यहाँ पे मैंने str की जो रिटर्न वैल्यू थी उसको पहले इंटीजर वेरिएबल में सेव किया फिर यूज़ किया, मैं इसको डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में भी यूज़ कर सकता हूँ, जिनके यहाँ पे n1 की जगह मैं ये वाला एक्सप्रेशन भी ऑब्वियसली पुट कर सकता हूँ। एक और काम जो आप कर सकते हैं, एक और फंक्शन जो कि आमतौर पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है, लेट्स सपोज कि मैंने उसी तरह से यूज़र से इनपुट ले लिए, नेम 1 के अंदर एक स्ट्रिंग की इनपुट लेके स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं नेम 2 में भी एक इनपुट लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक इनपुट नेम 1 में ले लिए, या इसको कह देते हैं एंटर नेम 1। इसी तरह ही एंटर नेम 2, दो नाम एंटर कर रहे हैं, नेम 1 में एक, नेम 2 में दूसरा। उसके बाद मैं अब कहता हूँ कि इन दोनों नामों को जोड़ दो, एक दूसरे के साथ अपेंड कर दो। यहाँ पे एक नेम 3 नाम की मैं एरे बना लेता हूँ। अब इसका साइज आपको इंटेलिजेंटली डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इसमें n करेक्टर हैं, इसमें n करेक्टर हैं, तो इसमें कितने करेक्टर्स होंगे, तो इसमें 2n और +1 फॉर द नल करेक्टर आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो इसको हम एलोकेट कर लेते हैं 2n + 1 साइज़ की, ये 21 साइज़ की है, और ये बन जाएगी आपकी 41 साइज़ की एरे। तो 20 + 1 20 + 1 एंड दिस इज़ 40 + 1 41 साइज़ की एरे नेम 3 बन गई। अब मैं नेम 1 में एक नाम ले लिया, नेम 2 में एक नाम स्टोर कर लिया, अब मैं चाहता हूँ दोनों को इकट्ठा करके मैं नेम 3 में स्टोर करूँ। उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि नेम 1 में आपने नाम एंटर कर लिए, तो उसको तो कॉपी कर दें str कॉपी के थ्रू नेम 3 में। नेम 3 के अंदर अभी तो जंक पड़ा होगा, तो नेम 3 में पहले नेम 1 कॉपी कर दो। उसके बाद अगर मैं कहूँगा कॉपी कर दो नेम 3 में नेम 2 को, तो क्या होगा, नेम 3 के कंटेंट्स ओवरराइट हो जाएंगे और उसमें अब नेम 2 आ जाएगा। पहले आपने उसमें नेम 1 सेव किया, फिर उस कहा कि नहीं अब नेम 2 सेव कर दो, तो नेम 3 में नेम 2 चला जाएगा। हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि नेम 3 में पहले नेम 1 कॉपी हो और फिर उसके बाद अपेंड हो नेम 2। तो उसके लिए फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा str cat का, विच इज शॉर्ट फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। This was string copy, CPY is for copy and cat is for concatenation। तो str copy के थ्रू आप कह रहे हैं कि नेम 3 में नेम 1 कॉपी कर दो, और फिर कह रहे हैं कि नेम 3 के अंदर जो कुछ भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसके एंड पे नेम 2 अपेंड कर दो, और नेम 3 बन जाएगी पूरी स्ट्रिंग जिसके अंदर नेम 1 पहले पड़ा हुआ है और उसके बाद नेम 2 पड़ा हुआ है। इसको डिस्प्ले भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, नेम 1 और नेम 2 डिस्प्ले हो रही, नेम 3 को भी डिस्प्ले कर लेते हैं आउटपुट के अंदर कुछ इस तरह से। तो लेट्स सपोज के प्रोग्राम को चलाते हैं। नेम 1 एंटर करने के लिए कह रहा है, तो नेम 1 मैंने एंटर किया शर्लॉक। नेम 2 एंटर करने के लिए कह रहा है होम्स। अब वो पेंडिंग का प्रोसेस करेगा, तो पहले नेम 3 के अंदर शर्लॉक को कॉपी करेगा। अब शर्लॉक पड़ा हुआ नेम 3 के अंदर,
और के एंड पे नल कैरेक्टर है। उसके बाद उसके एंड पे होम्स को अपेंड करेगा। होम्स को अपेंड करने के लिए वो क्या करेगा, नेम 3 के अंदर जो के बाद नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा विद दिस एच, फिर ओ आएगा, एल आएगा, एम आएगा, ई आएगा, एस आएगा और एंड पे नल कैरेक्टर खुद से अपेंड कर देगा। तो शर्लॉक होम्स चला जाएगा नेम 3 के अंदर। इसको चला के देखते हैं। एज यू कैन सी, नेम 1 इज शर्लॉक, नेम 2 इज होम्स एंड नेम 3 इज शर्लॉक होम्स। तो पूरे कंटेंट्स पहले शर्लॉक के यहाँ पे कॉपी हुए, एंड पे नल कैरेक्टर था, तो उसने जब कंकैटिनेशन की तो कंकैटिनेशन के एसपीआर कैट के फंक्शन की लॉजिक क्या है, इस फंक्शन की लॉजिक क्या है कि ये ढूंढता है कि इस स्ट्रिंग के एंड पे नल कैरेक्टर कहाँ जुड़ा हुआ है, उस नल कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से रिप्लेस करता है, उसके बाद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पूरी स्ट्रिंग उसके अंदर कॉपी करता है। इनके शर्लॉक के एंड पे जो नल कैरेक्टर पड़ा हुआ था के बाद, उसको एच से रिप्लेस करेगा, फिर ओ डालेगा यहाँ पे एल एम ई एस और एंड पे नल कैरेक्टर खुद से अपेंड कर देगा। सो शर्लॉक होम्स नेम 3 के अंदर आ गया। अब आप देख सकते हैं इस आउटपुट के अंदर कि यहाँ पे शर्लॉक और होम्स के दरमियान हम चाहेंगे कि स्पेस आए एक, वरना तो ये दो नाम इकट्ठे हो गए। हम चाहते हैं कि दरमियान में एक स्पेस भी आए नेम 3 के अंदर। ये कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे एक और बार आप स्ट्रिंग कैट का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों के दरमियान कि नेम 3 में नेम 1 आपने कॉपी कर ली है, अब पहले स्ट्रिंग कैट के थ्रू नेम 3 के साथ एक स्पेस पेंड करवा दो। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिटरल भेज सकते हैं कोई भी, मैंने स्पेस भेज दी और उसके बाद नेम 2 साथ में पेंड करवा दो। तो अब इसको अगर चलाएं तो शर्लॉक, दूसरा नाम एंटर किया होम्स, और अब देख सकते हैं नेम 3 के अंदर शर्लॉक स्पेस होम्स पड़ा हुआ है। तो पहले उसने शर्लॉक कॉपी किया नेम 3 के अंदर, फिर उसने स्पेस कॉपी की, कंकैटिनेट की सॉरी, और उसके बाद होम्स को कंकैटिनेट किया एट द एंड। इसको भी अगर हम विजुलाइज करके क्लियरली देखना चाहें, इसको दोबारा एक छोटी इनपुट के लिए बना लेते हैं ताकि हम आसानी से विजुलाइज कर सकें कि लेट्स सपोज के यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया ABC नेम 1 और YZ एंटर किया नेम 2। तो कैसे ये प्रोसेस चलेगा, जब आपने ABC और YZ एंटर कर दिया, स्टोर कर दिया, तो नेम 1 और नेम 2 के अंदर तो ये कुछ ऐसे स्टोर हुए होंगे। ये एक ही साइज़ की अरे, ये भी 21 साइज़ की अरे। तो ABC नल कैरेक्टर इधर पड़ा हुआ है, YZ नल कैरेक्टर इधर पड़ा हुआ है। तो जब आपने कहा कि पहले कि नेम 1 को नेम 3 में कॉपी करो, राइट टू लेफ्ट कॉपी होगा, तो सेकंड से पहले पैरामीटर में कॉपी होगा। नेम 1 से नेम 3 में कॉपी करो, कॉपी का फंक्शन अभी यूज़ कर रहे हैं, कैट का फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे। तो नेम 1 के कंटेंट्स नेम 3 में कॉपी होंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो नेम 1 के अंदर A पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी A आ जाएगा, कुछ ऐसे। A को कॉपी करेगा, B को कॉपी करेगा, C को कॉपी करेगा, नल को देख के रुक जाएगा, नल कॉपी सॉरी नल भी कॉपी करेगा अभी। तो ये हो गया इस लाइन का काम। उसके बाद आपने कहा इसके साथ कंकैटिनेट करो, कॉपी नहीं, कंकैटिनेट करो नेम 3 के साथ स्पेस को। तो नेम 3 के साथ इसके साथ स्पेस कंकैटिनेट होगी। कंकैटिनेट करने के लिए वो क्या करेगा, इसके एंड पे आएगा, नल कैरेक्टर ढूंढेगा, नल कैरेक्टर ये, इस नल कैरेक्टर की जगह, इस नल कैरेक्टर की जगह स्टोर करेगा स्पेस, ये कंकैटिनेशन का फंक्शन कर रहा है, और स्पेस पेंड होगी, एक ही कैरेक्टर था उस स्ट्रिंग के अंदर, और एंड पे वो नल कैरेक्टर खुद से पेंड कर देगा। उसमें वैलिड सी स्ट्रिंग बनानी है ना, तो सी स्ट्रिंग वैलिड नहीं हो सकती जब तक उसके एंड पे नल कैरेक्टर ना हो। नल कैरेक्टर को खुद से अपेंड करेगा एट द एंड। सो दिस इज द सिचुएशन आफ्टर दिस सेकंड फंक्शन हैज़ कंप्लीटेड। उसके बाद लास्टली इस तीसरे फंक्शन में स्ट्रिंग कैट का फंक्शन को एक बार फिर कॉल कर रहे हैं, नेम 3 के साथ नेम 2 को अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेम 3 अब ये है ABC, उसके बाद स्पेस। अब इसके साथ जब YZ ये वाली स्ट्रिंग को अपेंड करने की कोशिश करेगा, इसके अंदर YZ पड़ा हुआ है, तो अगेन Y विल रिप्लेस दिस नल, इस नल तक पहुंचेगा, यहाँ पे आएगा Y, यहाँ पे आएगा Z, और यहाँ पे आएगा एट द एंड, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई थी तो नल कैरेक्टर एंड में अपेंड कर देगा खुद से। तो दिस विल बी द सिचुएशन आफ्टर these 3 function calls
हैव कंप्लीटेड देयर एग्जीक्यूशन। तो इसके अंदर इंडेक्स 7 से ऑनवर्ड इंडेक्स 40 तक अगेन क्या पड़ा होगा, वो जंक गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई हैं जो कि पहले भी पड़ी हुई थी। यहाँ पे भी जितने एम्प्टी बॉक्सेस दिखाई गए हैं उनमें गार्बेज वैल्यूज ही पड़ी हुई। तो इसको एग्जीक्यूशन को कंप्लीट भी कर लेते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी ABC स्पेस YZ आउटपुट के अंदर आ रहा है नेम 3 के अंदर। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा खुद से इस्तेमाल करके देखें str कॉपी के फंक्शन को, str कैट के फंक्शन को। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और थोड़ी सी भी एग्जांपल आप खुद से कर लेंगे तो ये बिल्कुल समझ आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप यही काम स्ट्रिंग के केस में आप यही काम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करते थे, या अगर कंकैटिनेशन वाला काम करना होता था वहाँ पे आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते थे या प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते थे। तो यहाँ पे वो ऑपरेटर नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपको ये फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो स्ट्रिंग के केस में अभी तक हमने गेटलाइन का फंक्शन देख लिया कि इनपुट लेने के लिए आप सेक्शन ऑपरेटर देख सकते हैं, लेकिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेटलाइन का फंक्शन मोस्टली यूज़ करते हैं अगर स्पेसिस हो नेम के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी strlen की। strlen के थ्रू आप उसका साइज़ गेट कर सकते हैं, और साइज़ ऑफ के ऑपरेटर के थ्रू पूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का साइज़, कैरेक्टर एरे का साइज़ गेट कर सकते हैं। strlen के थ्रू स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर सकते हैं अप टिल द नल कैरेक्टर। उसके बाद हमने बात की कि आपने अगर स्ट्रिंग को कॉपी करना है उसके लिए स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, कंकैटिनेशन करवानी है तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन है उसके लिए। तो अभी तक ये फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं। अगर किताब की तरफ आएँ, ये आपका वही सेक्शन 10.1 है, कैरेक्टर टेस्टिंग के फंक्शन हैं, जो मैंने कहा आपको एक बार इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। 10.1 में भी इसने एग्जाम्पल में कुछ फंक्शन यही 5-6 ये वाले इलिस्ट्रेट करके दिखाएँ। 10.2 को भी पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर गेट लाइन का यूज़ भी कर रहा है। नाउ यू नो गेट लाइन कैसे काम करता है, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस के एक कस्टमर नंबर यूज़र से ले रहा है, और कस्टमर नंबर की वैलिड फॉर्म क्या है कि उसके अंदर 7 कैरेक्टर होंगे, पहले 3 कैरेक्टर लेटर होंगे और बाकी 4 नंबर्स होंगे, यानी कि कस्टमर नंबर कोई ABC 1 2 3 4 की फॉर्म का होगा। इसके अलावा अगर कोई भी कस्टमर नंबर यूज़र एंटर करता है तो वो इनवैलिड है, कोई और फॉर्मेट में तब्दीली आ जाती है। उसको कैसे चेक कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे इधर भेज रहे हैं इनपुट लेके, मेन में इनपुट ली, और यहाँ पे भेज रहे हैं टेस्ट नम के फंक्शन में, और टेस्ट नम का फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है अगर कस्टमर नंबर वैलिड है। और वैलिड के लिए वो कैसे चेक कर रहा है, पहले चेक कर रहा है पहले 3 इंडिसेस पे अगर अल्फ़ाबेट के अलावा कोई और कैरेक्टर है, पहले 3 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, तो अगर पहले 3 इंडिसेस में अल्फ़ाबेट के अलावा अगर कोई और कैरेक्टर है, नोट द नॉट साइन हियर, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। और बाकी के 4 कैरेक्टर्स में अगर डिजिट के अलावा कोई भी कैरेक्टर है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। और ट्रू कब रिटर्न करता है, अगर ये भी फॉल्स ना रिटर्न करे, ये भी फॉल्स ना रिटर्न करे, यानी कि पहले 3 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट हैं और आखिरी 4 कैरेक्टर नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स डिजिट्स हैं, तो तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। इसको एक बार चला के खुद से लिख के भी ट्राई कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, इन्हें भी देख लीजिएगा। फिर उसने कुछ कैरेक्टर केस कन्वर्जन के 2 फंक्शन बताए हैं, 2 अपर 2 लोअर। 2 अपर का फंक्शन क्या करता है, ये भी CC टाइप के हेडर फाइल में है। ये क्या करता है, ये किसी लोअर केस अल्फ़ाबेट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो अगर इसको आप 2 अपर को स्मॉल a भेजेंगे तो ये कैपिटल A रिटर्न करेगा, और 2 लोअर वाला इससे रिवर्स काम कर रहा होगा। 2 अपर को अगर कैपिटल Z भेज देंगे तो ये कैपिटल Z रिटर्न करेगा, यानी कि पहले से अगर वो अपर केस है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। और 2 अपर को अगर कैरेक्टर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स के अलावा कोई और कैरेक्टर्स भेज देंगे तो वो उन्हीं कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा, यानी कि 2 अपर को अगर स्टैटिक भेज देंगे तो वो स्टैटिक ही रिटर्न करेगा। एम्परसेंट भेजेंगे या परसेंटेज का साइन भेज रहे हैं यहाँ पे, तो वो वही कैरेक्टर रिटर्न करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ पे बताई है कि जब आप 2 लोअर के थ्रू किसी कैरेक्टर को चेंज करवा रहे हैं तो कैरेक्टर इटसेल्फ नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पे उसने लेटर बनाया, एक कैरेक्टर वेरिएबल कैपिटल A इसमें सेव किया है, फिर 2 लोअर करके उसको डिस्प्ले कर रहा है सी आउट की स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे पहली लाइन की आउटपुट आएगी स्मॉल a, क्योंकि A का लोअर वर्जन डिस्प्ले होना है कन्वर्ट होके, तो वो स्मॉल a है। लेकिन बाद में अगर लेटर को डिस्प्ले कर रहे हैं तो दैट इज स्टिल कैपिटल A, तो बेसिकली वो सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके उसकी नई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहा। यानी कि यू कैन सी के वो उसकी कॉपी बना के उसको चेंज कर रहा है। यानी कि अगर 2 लोअर का फंक्शन की प्रोटोटाइप देखें तो 2 लोअर का फंक्शन ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बाय वैल्यू रिसीव कर रहा होगा, यानी कि उसको इटसेल्फ नहीं चेंज कर रहा बल्कि उसकी कॉपी बना के उसको चेंज करके रिटर्न कर रहा है। ओरिजिनल वेरिएबल रिमेन्स अनअफेक्टेड, 2 लोअर से भी और 2 अपर से भी। और आप अगर खुद से इंप्लीमेंट करना चाहें तो ये फंक्शन खुद से भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं कि अगर किसी स्मॉल केस अल्फ़ाबेट को अपर केस में करना है तो उसमें क्या चेंज करनी पड़ेगी, आसी कोड को देखते हुए आप कर सकते हैं। सिमिलरली 2 लोअर वाला भी खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लाइब्रेरी में वह आपकी हेल्प के लिए ये अवेलेबल है।
और टू लोअर का टू अपर का यहाँ पे उसने इस्तेमाल करके भी दिखाया है। ये मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम है, येस या नो, वाई या एन यूज़र एंटर करता है। तो यूज़र तो स्मॉल केस में भी वाई एंटर कर सकता है, कैपिटल केस में भी। सिमिलरली एन स्मॉल केस में भी एंटर कर सकता है और कैपिटल केस में भी। तो अगर आपको चेक लगाना है कि यूज़र ने वैलिड चॉइस एंटर की है या इनवैलिड चॉइस एंटर की है, तो आप इस तरह 4 कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि यूज़र ने इनपुट किया है, जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो कैपिटल वाई भी नहीं है, एंड वो स्मॉल वाई भी नहीं है, एंड वो स्मॉल कैपिटल एन भी नहीं है, एंड वो स्मॉल एन भी नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे स्मॉल एन आएगा, ये किताब के अंदर गलती है। यहाँ पे जो चौथी कंडीशन है, यहाँ पे स्मॉल एन आएगा। तो इस तरह से कंडीशन लगाएंगे, 4 पार्ट होंगे कंडीशन के। उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है टू अपर के फंक्शन के थ्रू, कि टू अपर के थ्रू उसको कन्वर्ट कर लें और सिर्फ चेक कर लें कैपिटल वाई के साथ, या टू अपर के थ्रू कन्वर्ट कर लें और कैपिटल कर लें, कंपेयर कर लें सिर्फ कैपिटल एन के साथ। तो 4 की बजाय यहाँ पे फिर 2 कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि यूज़र ने अगर स्मॉल वाई एंटर किया होगा तो वो भी कैपिटल वाई बन जाएगा और यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा प्रॉपरली, और अगर यूज़र ने स्मॉल एन एंटर किया होगा तो वो कैपिटल एन बन गया होगा और वो भी कंपेयर हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दीज 4 कंपाउंड कंडीशंस, 2 कंडीशंस के साथ वो काम हो जाएगा। यहाँ पे भी इसने टू अपर का यूज़ किया है। यही काम आप टू लोअर के थ्रू भी कर सकते हैं कि यूज़र ने जो भी एंटर किया है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करवाओ और फिर लोअर केस वाई और लोअर केस एन के साथ उसे कंपेयर करो। तो दिस इज़ वन एप्लीकेशन ऑफ दोज कैरेक्टर केस कन्वर्जन फंक्शंस। एक्सरसाइजेज, चेकमेट एक्सरसाइजेज नीडलेस से आपको कर लेनी चाहिए। ये सी स्ट्रिंग्स का टॉपिक है 10.3, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सी स्ट्रिंग क्या है, कि a C string is a sequence of characters stored in consecutive memory locations terminated by a null character। तो कैसे स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। ये स्ट्रिंग बेली है अगर, तो इसके एंड पे नल कैरेक्टर स्टोर हुआ हुआ है। जितनी डिस्कशन उसने यहाँ पे की है, सी स्ट्रिंग कैसे सेव होती है मेमोरी के अंदर, हम ये कर चुके हैं। एक बार ये पढ़ लीजिएगा, और सी स्ट्रिंग यूज़ क्यों कर रहे हैं ये 3 पॉइंट्स भी पढ़ लीजिएगा कि बीइंग अ C++ प्रोग्रामर अभी तक आप स्ट्रिंग यूज़ करते आए हैं, तो यू माइट से कि स्ट्रिंग के थ्रू काम हो रहा है तो सी स्ट्रिंग क्यों पढ़ें। तो ये इसने कुछ रीज़न्स दिए हैं, हमने भी पहले डिस्कस किए हैं। तो सी स्ट्रिंग्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको सी का कोड कभी लिखना पड़ सकता है, या पुराने कंपाइलर पे काम करना पड़ सकता है, पुराना लिखा हुआ कोड ठीक करना पड़ सकता है, मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। तो सी स्ट्रिंग का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है और समझना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और लास्टली अगर ये इन रीज़न से भी किसी रीज़न से आप कन्विंस नहीं होते, तो लास्टली द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न फॉर यू माइट बी कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको पढ़नी है, इनमें से सवाल पूछा जाएगा, फिर तो आपको पढ़नी पड़ेगी। सो यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस कर रहा है। खुद से अगर नेम स्टोर करना है कैसे करेंगे, ये अगर साइज नहीं स्पेसिफाई करना तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गेटलाइन का फंक्शन इलिस्ट्रेट कर रहा है, यहाँ पे गेटलाइन का फंक्शन यूज़ करके दिखा रहा है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर लाइब्रेरी फंक्शन फॉर वर्किंग विद सी स्ट्रिंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। strlen का फंक्शन हमने भी बात कर ली है इसकी। और ऑल ऑफ दीज फंक्शंस रिक्वायर्ड सी स्ट्रिंग हेडर फाइल टू बी इंक्लूडेड। बाय डिफ़ॉल्ट मॉडर्न कंपाइलर्स ऑटोमेटिकली भी इंक्लूड कर लेते हैं अगर आप ना भी इंक्लूड करें, लेकिन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल योरसेल्फ इन योर कोड। स्ट्रिंग के लिए आप याद करें तो स्ट्रिंग की हेडर फाइल थी, उसका नाम स्ट्रिंग था। तो सी स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए strlen, strcopy, strcat के फंक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं, और मज़ीद भी जो हम करेंगे उनको यूज़ करने के लिए सी स्ट्रिंग की हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर टू इंक्लूड इट इन योर कोड। जब आप लिख रहे हो अपना कोड, या जब एग्जाम्स में भी अपना कोड लिख रहे हो, तो इसको इंक्लूड करना नहीं भूलना अगर आप ये फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। तो strlen का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है, strcat का फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है, उसने भी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है। इन एग्जांपल्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। strcopy का फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया, और इन सब फंक्शंस के साथ strcat के साथ भी और strcopy के साथ भी ये वार्निंग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर रहे हैं और पहली स्ट्रिंग में उतनी जगह नहीं है कि वो उतने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सके, तो कंपाइलर आपको कोई वार्निंग नहीं देगा। इट विल रन आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द एरे। तो उसमें प्रोग्राम आपका क्रैश भी कर सकता है, रन टाइम एरर किसी भी तरह की आ सकती है। तो यू एज अ प्रोग्रामर नीड टू इंश्योर दैट जहाँ से डेटा आप कॉपी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंकैटिनेशन के थ्रू नेम 3 में कॉपी कर रहे थे। अब नेम 3 की लेंथ यहाँ पे तो बड़ी थी,
लेकिन अगर नेम 3 की लेंथ लेट्स सपोज 5 ही होती, उसमें इतने कैरेक्टर सेव ही नहीं हो सकते, तो कंपाइलर आपको कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगेन प्रोग्राम माइट क्रैश एट रन टाइम। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ शर्लॉक होम्स, और देख सकते हैं कि रन टाइम एरर आ गई। तो ये रन टाइम एरर क्यों आई है? क्योंकि आपने कैरेक्टर्स आउटपुट माइट बी करेक्ट इन दिस केस, बट स्टिल वो आउट ऑफ मेमोरी जा रहा है, अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, तो it might result in runtime error and severe problems with your code. तो therefore अगर आपका ये आर्गूमेंट होता है कि जी कोड मेरा आउटपुट बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन रन टाइम एरर आ रही है उसके अंदर, जैसे कि इस कोड से आ रही है, तो जाहिर है उस कोड का क्रेडिट आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज रन टाइम एरर किसी ना किसी वजह से आ रही है ना। तो यू मस्ट मेक श्योर कि यू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दैट रन टाइम एरर एंड एलिमिनेट दैट रीज़न सो दैट कि रन टाइम एरर ना आए। तो इस केस में फॉर एग्जांपल आउटपुट ठीक आप कहते हैं ये ठीक आ रही है, लेकिन अगेन रन टाइम एरर आ रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, तो यू मस्ट बी एबल टू करेक्ट दैट प्रॉब्लम। तो लैब के टास्क में, असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर भी अगर आपका कोड रन टाइम एरर जनरेट कर रहा है, एग्जाम्स के अंदर भी अगर रन टाइम एरर आ रही है आपके कोड के अंदर, तो यू विल नॉट बी गिवन फुल क्रेडिट फॉर योर कोड। तो इन एरर्स को ख़त्म करना ज़रूरी है। सो str कॉपी का फंक्शन भी और str कैट का फंक्शन भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करेगा कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वो आपको मेक श्योर करवाना है। तो इस केस में वो कैसे मेक श्योर करवा रहा है, उसके लिए चेक भी एक इसने यहाँ पे लिखा है कि वो यहाँ पे str कैट के थ्रू स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 से स्ट्रिंग 2 के कंटेंट स्ट्रिंग 1 के एंड पे पेंट कर रहा है। हमने तो एक तीसरी स्ट्रिंग में किया था, वो 2 स्ट्रिंग्स के अंदर ही रहते हुए कर रहा है। तो इसके लिए वो चेक लगा रहा है, देखें कि अगर साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 दैट इज टोटल कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग 1, अगर स्ट्रिंग 1 के कंटेंट्स की लेंथ से प्लस स्ट्रिंग 2 के कंटेंट्स की लेंथ से प्लस 1 फॉर द नल कैरेक्टर, अगर इससे ज़्यादा है तो तभी उसको कॉपी करने की, कंकैटिनेट करने की कोशिश करो, अदरवाइज प्रिंट दिस एरर मैसेज। तो आप भी इस किस्म का चेक लगा सकते हैं अपने कोड के अंदर कि अगर स्ट्रिंग 1 में इतनी गुंजाइश है तो तभी उसमें कॉपी करो, अदरवाइज कॉपी करने की कोशिश या कंकैटिनेट करने की कोशिश ना करो। तो इस चेक को ध्यान से देख लीजिएगा। सिमिलरली स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन में भी इसी चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद 2 इसकी मज़ीद वेरिएशन हैं, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया है str कॉपी तक। str n कैट और str n cpy, तो ये आपने खुद से करनी है, ये मैं नहीं डिस्कस करूँगा। एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है, आप इसकी एग्जांपल को देखते हुए खुद भी कोड लिख के इसको ट्राई कर सकते हैं। वेरी सिंपल आइडिया वही है, ये कि तकरीबन str कैट वाली काम कर रहा है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, लेकिन दरमियान में एक n आ रहा है, तो इस n का क्या रोल है, और पैरामीटर भी अब 3 हो गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। str n कॉपी भी ऐसे ही है, कॉपी की तरह की है, str कॉपी की तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इन दोनों फंक्शंस को आपने खुद से पढ़ना है यहाँ से, और इसकी एग्जाम्पल भी खुद से करके यू शुड बी कंफर्टेबल यूजिंग these 2 एज वेल। इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए।